जाएंगे अपने फोल्डर में और हम लोग काम करें आई गेस सर्वर फोल्डर के अंदर। और नहीं, सर्वर है जैम्प में चल रहा है हमारा एच टी डॉक्स 12 to 130। यहाँ पर आप एक फोल्डर बना लेंगे अपना अगस्त। हाँ वो स्टार्ट हो गया अगस्त 24। और इसके अंदर आपका फोल्डर रहेगा, ये अपना प्रोजेक्ट वाला, इसको आप कॉपी कर लेंगे। टुडे इज 2 August 24 PHP प्रोजेक्ट। और हमारा इसका नाम रहेगा प्रोजेक्ट नंबर 3 क्राउड ऑपरेशन विद इमेज यूजिंग PHP एंड MySQL। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें एज इट इज़ हमारी यूज़ में आ जाएंगी। हमें दोबारा से उसको कोड नहीं करना पड़ेगा, बस चेक करना पड़ेगा कहाँ पर हमें किन किन चीज़ों को सेट कराना है। तो VS कोड में आप इस लोकेशन को लोकेट करा लेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले हम लोग इंसर्ट की बात करेंगे, क्योंकि हमें इमेज इंसर्ट पे ही डालना है ना। तो इस फॉर्म पर आपको बेसिकली काम करना रहेगा। गुड आफ्टरनून। चलिए, तो हमारा जो डेटाबेस है उस पर एक बार नज़र डालो। हमारा डेटाबेस है कहाँ पर, इस फोल्डर में आओ और एक नया डेटाबेस बना दो। यहाँ पर हमने इसका नेम रखा था, कनेक्शन में चेक करो, इसका नेम हमने रखा था डेमो। तो डेमो के नाम से ऑलरेडी यहाँ पर हमारा है बना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक डेटाबेस हमारे पास ब्लैंक रखा हुआ है, विच इज़ टीवीएल यूजर्स। डेटाबेस का नेम है PHP क्रेड, इसके अंदर टेबल यूजर्स है और इसमें आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एक और ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है विच इज़ प्रोफाइल पिक, है ना। तो एक तो काम पहले ये करते हैं कि अगर आपको इमेज डालना हो अपने इसके अंदर तो वो कैसे लेके आओगे। तो जो लास्ट क्लास वाला हम लोगों ने किया था उसके अंदर इमेज का हमने यूज़ नहीं किया था। तो एक कॉलम हम लोग ट्राई करके देखते हैं। एक तो होता है कि यूज़र अपलोड करेगा इमेज को, एक होता है कि भाई मान लो यूज़र ने अपलोड नहीं किया लेकिन हम उसको लगाना चाह रहे हैं अपने खुद से, बाद में ऑल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो कैसे होगा। तो ये जो अपना लास्ट क्लास वाला अपना प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम लोग डेटा को इंडेक्स कर रहे हैं होम पेज के ऊपर, इस पर आइए। यानी कि बैक करेंगे यहाँ से, अगस्त मंथ में आइए, प्रोजेक्ट्स ये हमने बनाया था। तो हमें मान लो यहाँ पर एक इमेज का कॉलम बनाना है, तो इमेज कैसा आएगा बिना अपलोड किए। तो डेमो डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक डेटा के नाम से यहाँ पर अवेलेबल है और एक टीवीएल यूजर्स के नाम से है। डेटा वाले में क्या चल रहा है अपना ध्रुव नारंग वगैरह, ठीक। ये मतलब फैच वाला था हमारा एग्जाम्पल, टीवीएल यूजर जिसके अंदर हमने बनाया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऊपर एक ऑप्शन देखोगे, क्या लिखा है, इंसर्ट। इंसर्ट में जाओ। इंसर्ट में क्या होता है, यहाँ से हम लोग अपनी एंट्रियाँ डालते हैं इसके अंदर बैकएंड में, है ना। तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर के अंदर एक फील्ड और बना देना है। और आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि ऐड कितने नंबर ऑफ फील्ड बनाने हैं और किसके बाद आपने बनाना है, कि भाई आपको लगता है कि भाई मेरे को बिगनिंग में बनाना है या आफ्टर, जो भी आपको फील्ड है। तो जैसे कि मैं एड्रेस या ईमेल के बाद बना देता हूँ, आफ्टर ईमेल। और हमें यहाँ से बोला गो, तो यहाँ पर एक नया फील्ड आपका ऑल्टर हो जाएगा और उसको हम लोग नेम दे देते हैं लाइक प्रोफाइल
पिक्चर और इसको नेम दे देते हैं varchar, और यहाँ से इसको एक लेंथ दे दो, बाकी सब डिफॉल्ट रहने दो। ठीक है, तो टेबल देखो हमारी ऑल्टर हो गई इसके अंदर, और हमारा एक नया फील्ड ऐड हो गया, क्या है, प्रोफाइल पिक। अब इस प्रोफाइल पिक फील्ड को आपने फ्रंट एंड पर निकालना है। तो हम चाहते हैं कि जब यूज़र व्यू पर क्लिक करेगा तो रीड वाले पेज में हम यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं। प्रोफाइल पिक्चर। ओके, तो हमने आईडी के जिस बाद में इसको यहाँ डिफाइन किया था, यानी कि काउंट के बाद में आप एक टीडी यहाँ जाकर डिफाइन कर दोगे, और यहाँ पर जाके आपने इसको लिखना है img_src, और src में आपने अपना php कोड कॉल करना है, और हमने इसका नेम यहाँ पर डिफाइन किया प्रोफाइल पिक। तो यहाँ पर जाके आप प्रोफाइल पिक लिख के आइए इस तरह से। चल, तो ये हो गया अपना प्रोफाइल पिक्चर, और प्रोफाइल पिक्चर का अपडेट फील्ड हमने व्यू में ऐड कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है विच इज इमेजेस, या आप प्रोफाइल के नाम से बनाना चाहें तो प्रोफाइल के नाम से बनाइए। एसआरसी में आप लिखेंगे इमेजेस स्लैश बैकएंड से प्रोफाइल पिक्चर कॉल होता रहेगा अपना। कंट्रोल एस किया हमने इसको, ओपन कर लेते हैं हम स्प्लैश प्रोफाइल पिक्चर। तो यहाँ से आपको रैंडम फोटोग्राफ्स कुछ मिल जाएंगे, थोड़े छोटे ढूंढिए। और कुछ ढूंढो रैंडम। बहुत ही स्लो है। यहाँ से डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये इमेज आपने क्या करना है, सेव इमेज है, और डेस्कटॉप में हमारा काम कहाँ चल रहा है, डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर हमारा फोल्डर है जैम्प। जैम्प के अंदर हमारा फोल्डर है एच डॉक्स 12/130 अगस्त आज की डेट में। इमेजेस के फोल्डर के अंदर इसको नेम दे दो लाइक pic1। pic2।
तो ये तीनों ग्राफिक्स हमारे इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बैकएंड में इनकी फील्ड में एंट्री करानी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको ओपन करोगे, यहाँ आओगे और टेबल यूजर्स में आपको देखो प्रोफाइल पिक का जो फील्ड है ब्लैंक दिख रहा होगा। तो या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके एंटर कर दो, जैसे कि हमने लिखा पिक 1.jpg, पिक 2.jpg एंड पिक 3.jpg। इतना करने के बाद VS कोड में आएगा और जहाँ हम लोग ये इमेज वाला काम कर रहे हैं, ये हमारा काम बूटस्ट्रैप से चल रहा है। तो आप यहाँ पे जाके लिखेंगे क्लास राउंडेड सर्कल, और W25 हमने इसकी विड्थ रख दी है, एंड डी ब्लॉक। इधर आइए, प्रोजेक्ट के अंदर रिफ्रेश करिएगा और रीड पर क्लिक कीजिए। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारा जो फोटोग्राफ होगा वो इसमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो रीड वाले के अंदर हम लोगों ने इमेज को सीखा कि किस तरह से इंजेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अब जो हमारा आज का पार्ट है तो वो क्या है कि भाई अगर हमें अकाउंट क्रिएट करते वक्त ही इमेज को अपलोड करना हो तो वो कैसे होगा, है ना। ये तो बने बनाए डेटा के अंदर अगर आपको इमेज निकालना है तो इससे आपने क्या सीखा, PHP से इमेज आती कैसे है। अपन को जरूरी काम कर रहे हो कौन, तो फिर ठीक है। तो PHP कोड को आपने IMG SRC के अंदर एंटर कराना है। आप चाहो तो पूरा पाथ भी लिख सकते हो, बट पाथ कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। आपको हमेशा पाथ खुद से लिखना है, बस आपने इमेज का नेम बताना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इमेज जो होगा वो रेंडर होता रहेगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह से आप चाहो तो ALT के लिए भी वो बना के आ सकते हो पीछे यहाँ पर कॉलम, तो आप ALT को भी PHP से रेंडर कर सकते हो। तो डायनामिक इमेज होगा तो डायनामिक URL आएगा ऑटोमेटिकली, डायनामिकली इसका टेक्स्ट भी चेंज होता रहेगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग जब फ्लिपकार्ट में होते हैं, अब आपको ये समझ में इससे ये क्लियर हो जाएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स देख रहे हैं या फिर जैसे हम लोग यहाँ पर अलग अलग टी शर्ट्स देख रहे हैं, तो ये अलग अलग टी शर्ट्स कैसे आ रही हैं। तो IMG SRC के अंदर अगर ये PHP में बना होगा तो क्या हो रहा है, बैकएंड से फोटोग्राफ का नेम चेंज हो रहा है और वो इसको यहाँ पर चेंज करके मैं दिखाता है इस तरह से। हाँ, ALT का यूज ये होता है कि अगर आप इसको यहाँ पर वो तो एक अलग सेकेंडरी पार्ट हो गया, मेन होता है SEO के लिए। अब यहाँ देख रहे हैं उन्होंने ALT का कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है, उन्होंने ALT खाली रख के छोड़ दिया इसके अंदर। बट जो ALT लगाना चाहिए रिकमेंडेड होता है। ई-कॉमर्स वाले के लिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका काम चल जाता है, आए दिन की इन्वेंट्री बनती रहती है, ख़त्म होती रहती है। बट अपने में कोशिश करें कि ALT ज़रूर से रखें, नहीं रखेंगे तो आपको चेकिंग में एरर थ्रो करता है। चलो अब हम लोग देखिए इमेज अपलोड करने वाला, तो हमने इसी का पूरा कॉपी लिया हुआ है और यहाँ से आपको इंसर्ट वाले पार्ट में आना है और इसके लिए आप एक डेटाबेस अपना डुप्लीकेट कर दोगे। तो हमारे पास एक PHP CRUD के अंदर एक अवेलेबल है टेबल यूजर्स के नाम से। तो इसके अंदर सारे फील्ड हैं, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, प्रोफाइल पिक्चर एंड रजिस्ट्रेशन डेट। तो आप चाहो तो अपने इसको दोबारा से क्रिएट भी कर लो, क्योंकि इसके कुछ फील्ड छोटे बड़े हो रखे, फिर हमें बाकी कोड में चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से जाके डेटाबेस नेम को कॉपी कर लो और टेबल को ड्रॉप कर दो और फिर से एक नया टेबल बनाओ TBL यूजर्स और यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड
बढ़ा लो और यहाँ से क्या करोगे आप, क्रिएट। अब इसके अंदर आप जाके अपना डिफाइन कर दो कि जैसे में आईडी की रिक्वायरमेंट है, तो आईडी क्या होता है, हमेशा हमारा ऑटो इंक्रीमेंट में रहता है। यहाँ से आप डिफाइन कर देंगे जैसे कि फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम, मोबाइल नंबर क्या रखना है हमने, ईमेल क्या रखना है हमने, एड्रेस क्या रखना है हमने इसके अंदर, और इसके अंदर प्रोफाइल पिक्चर क्या रखना है, और क्रिएशन डेट। यहाँ से इसके अंदर आपको वेर केयर डिफाइन करना है, वेर केयर यहाँ से बिग इंटीजर डिफाइन करना है, ये वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा, इसको लॉन्ग या मीडियम टेक्स्ट में डिफाइन कर देंगे आप। प्रोफाइल पिक्चर को आप यहाँ से वेरिएबल कैरेक्टर में डिफाइन करेंगे, और क्रिएशन डेट को आपने यहाँ से टाइम स्टैम्प यूज़ कर लेना है। लेंथ आईडी का ब्लैंक रहेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा, और ये काफ़ी बड़ा नंबर आपका प्रोड्यूस करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर रेंज लिखा हुआ है नंबर का 2147483 647, और फर्स्ट नेम इसके अंदर आप यहाँ जाके डिफाइन कर दें लेंथ। मोबाइल नंबर हमें 10 डिजिट का रिक्वायर्ड रहेगा इसके अंदर। ईमेल, एड्रेस में कुछ नहीं करना आपने, प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ से आपने जाके करंट टाइम, और ये अपना पूरा बन के रेडी हो गया। अब आपको बस डेटाबेस का नेम बदलना है, PHP CRUD, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर DB कनेक्शन में जाके आपने इस नेम को चेंज कर देना है। बाकी जो हमारा टेबल का नेम चल रहा है वो सेम ही है ना। अगर हम लोग इंडेक्स में आएंगे, इंसर्ट के अंदर, तो क्वेरी में हमारा टेबल का नेम सेम है। चलो, तो बात करते हैं आपसे इसको इमेज को इंसर्ट कराने का। तो हम चाहते हैं कि एड्रेस के बाद यूज़र के पास एक ऑप्शन रहेगी जहाँ से वो इमेज को अपलोड कर पाए इसके अंदर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक फील्ड बना दो, डिव कैप्स लॉक ऑफ, क्लास डिफाइन कर दो, और इसके एक बार व्यू चेक कर लेना, व्यू पहले क्या बन रहा है। कंट्रोल है, बैक करिए यहाँ से, ऐड रिकॉर्ड। ओके, तो हम एड्रेस को क्या करते हैं, नीचे वाली लाइन में डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस को आप करोगे 12 कॉलम में, हमने क्या यहाँ डाला, डिव ब्राउज़र में आइए, रिफ्रेश, और इसको 6 में एक्सपेंड कर दो, 6 and 6। तो ईमेल वाला जो है हमारा वो फाइल अपलोड के लिए बन जाएगा। तो यहाँ जाएंगे, इसको डिफाइन कर देंगे, अपलोड इमेज, और यहाँ पर हम इसको डिफाइन करें प्रोफाइल पिक फॉर एग्जांपल, और इसको आपने यहाँ से लेना है इनपुट टाइप, टेक्स्ट के ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, फाइल, फॉर्म कंट्रोल एज इट इज हो जाएगा। आईडी को और ईमेल नेम को रिप्लेस करना है आपने, और यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे योर इमेज, या फिर आप सीधे इसमें वार्निंग लिख सकते हैं, ओनली जेपीजी जेपीजी जेपीईजी पीएनजी
एंड गिफ फॉर्मेट अलाउड, इस तरह से इसको डिफाइन कर देंगे। ब्राउजर में आइए, इसको रिफ्रेश करिए यहाँ पर, तो ये हमारे पास अवेलेबल है। क्लिक ऑन सबमिट, ठीक है। ऑर्डर चेंज करना चाहे चेंज कर लें, ईमेल के बाद में रखिए। कंट्रोल है। ये अपना चूज फाइल के लिए हो गया। तो आपको क्या करना है, इसके नाम से ऊपर एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर लेना है टॉप में, और उसमें जाकर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, डॉलर प्रोफाइल पिक्चर। तो हमने इसका नेम हो गया शॉर्ट में पीपिक। अब इसका जो मैटर होता है हमारा, वो पोस्ट से नहीं आता, ये किस में आता है, फाइल के अंदर। तो आपको यहाँ लिखना है डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। फाइल्स में जाके आपने अपना फाइल का नेम बताना है, प्रोफाइल पिक। तो ये प्रोफाइल पिक क्या है, हमारे फील्ड का नेम, इधर जो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो ये सेम रहना चाहिए, मैच कर रहा है अपना प्रोफाइल पिक। और दूसरा अपने एरे बनाना है जो इमेज का नेम होगा उसके लिए, तो फील्ड का नेम, और दूसरा वाला हमारा काम करेगा फाइल के नेम के लिए। इसके बाद आप यहाँ पर एक वेरिएबल अपना डिफाइन कर लेंगे, इसके अंदर यहाँ लिखिए गेट द इमेज एक्सटेंशन। एक वेरिएबल बना लो, यहाँ पर डॉलर एक्सटेंशन, और डॉलर एक्सटेंशन इक्वल टू आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग के अंदर आपने कॉल कर देना है अपने वेरिएबल को प्रोफाइल पिक्चर। नेक्स्ट आपने यहाँ से गेट करना है स्ट्रिंग लेंथ, तो लिखिए STRLEN, स्ट्रिंग लेंथ। किसका चेक करना है, डॉलर पीपिक। नेक्स्ट अगर ये लेस देन 4 है आपका, तो ये आपका इनवैलिड रहेगा। और यहाँ पर आप जाओगे, लिखोगे स्ट्रिंग लेंथ प्रोफाइल। तो मेजरली जितने भी हमारे आपके इमेज के एक्सटेंशंस होते हैं, वो अप टू 4 में रहेंगे, जैसे JPEG, PNG, GIF, ठीक है। 5 में बहुत रेयर मिलेगा आपको, ठीक है, वैसे होता नहीं। तो 4 की मैक्सिमम लेंथ होती है, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट अब आपको एक और यहाँ पर बना लेना है अलाउ करने के लिए, अलाउड एक्सटेंशन। अलाउड एक्सटेंशन हम लोग किन किन एक्सटेंशन को अलाउड करें वो यहाँ डिफाइन करें, लिखेंगे वेरिएबल डॉलर अलाउड एक्सटेंशन, और इसमें जाकर आप डिफाइन कर देंगे एक एरे। एरे के अंदर आप अपने एक्सटेंशन बताइए कि कौन कौन से आपने अलाउ करने हैं इसके अंदर। तो डबल कोट में लिखेंगे .jpg, .jpeg, .png, .gif, GIF। और भी कोई लगता है लाइक BMP वगैरह, जो भी आपको अपलोड कराना है वो करा सकते हो। तो ऐसे अगर मान लो आपने कोई यूज़र से फाइल अपलोड करवानी है, तो जैसे कि PDF फाइल हो गया, डॉक फाइल हो गया, जो भी आप फाइल फॉर्मेट अपलोड करना चाहे उसका तरीके से एक्सटेंशन डिफाइन करना जो एग्जिस्ट करता अपना। तो यहाँ से URL हम लोग गेट करें यूज़र क्या भेज रहा है एक्सटेंशन, और हमने जो एक्सटेंशन यहाँ से अलाउ किया हुआ है क्या वो उसमें मैच करेगा या नहीं। इसके बाद इसको आपने वैलिडेशन लगाना है, वैलिडेशन फॉर अलाउड एक्सटेंशन। नीचे आइए, तो यहाँ पर आप लिखोगे इफ इन एरे एक्सटेंशन और अलाउड एक्सटेंशन, यहाँ पर लोग एको करेंगे इसको इनवैलिड फाइल फॉर्मेट। तो मैं इसको स्क्रिप्ट टैग में निकालूंगा एरे को,
स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट ब्रैकेट बंद डबल कोट क्लोज और इसको यहाँ पर बंद कर दो। देखो यहाँ पर इनवैलिड फाइल फॉर्मेट और यहाँ पे लिखिए ओनली, हमने यहाँ पर मैसेज अपना डिफाइन किया हुआ है, इसको कॉल करते हैं ओनली दीज फाइल फॉर्मेट्स आर अलाउड। एल्स आपने क्या करना है, फाइल को जो है वो रीनेम करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके डिफाइन कर लेंगे अपलोडिंग द इमेज नेम दी इमेज फाइल। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो डॉलर img न्यू फाइल इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखेंगे md5। अब md5 क्या करता है, ये आपका जो नेम होता है उसको ये इनक्रिप्ट कर देगा। यानी कि आपने नोटिस किया होगा, जैसा व्हाट्सएप पर कोई फाइल डालते हो, जब डाउनलोड करते हो तो वो उस नाम से नहीं आती जिस नाम से गई होती है ना, नाम चेंज आता है। जैसे आप फेसबुक पर डालोगे तो इमेज जब डाउनलोड करो नाम बदल जाएगा उसका। तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी होती है। तो इसको लगाने से क्या होगा, मेरा जो नेम यहाँ पर जाएगा ना बैकएंड में, जैसे अभी तो क्या है कि इजीली यहाँ पर ये पहले वाले डेटाबेस में पता चल रहा है कि हमने इमेज का नेम क्या रखा है, पिक 1 2 3, है ना। अब मैं चाहे 1 2 3 क्यों ना डालूं, लेकिन वो नेम इतना इनक्रिप्ट होकर बड़ा हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल में नेम क्या है, बट आप डिकोड कर पाओगे उसको, ठीक है, अपने कोड के अंदर। यहाँ नहीं पढ़ पाओगे उसका नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, हमने लिखा md5 और md5 के अंदर हमने अपने वेरिएबल को पास कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएबल img फाइल डॉट, उसमें टाइम ऐड कर दो डॉट डॉलर एक्सटेंशन। गलत हो गया, फाइल लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको मूव करना है। तो लिखेंगे कोड फॉर मूव इमेज इनटू डायरेक्टरी। तो यहाँ पर जाकर डिफाइन करो इसके अंदर मूव अंडरस्कोर अपलोड अंडरस्कोर फाइल। तो यहाँ पर डॉलर फाइल हमारी फाइल का वेरिएबल नेम हम लोगों ने यहाँ पर, ये हमारा फील्ड का नेम है प्रोफाइल पिक्चर। टेम्परेरी नेम, तो यहाँ पर ध्यान रखना tmp अंडरस्कोर नेम एज इट रहेगा, प्रोफाइल पिक। तो ये फोल्डर आपके पास यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर जाकर आप एक फोल्डर बना लोगे प्रोफाइल पिक के नाम से। क्या प्रॉब्लम है, न्यू फोल्डर, हाँ हाँ ले आओ प्रोफाइल पिक के नाम से इसको डिफाइन कर दो। और यहाँ पर आप जाके लिखोगे ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। अब आप यहाँ से क्वेरी करोगे। अब ये वाला जितना हमारा नीचे कोड है, ये सारा कोड आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जाके हमारा एक नया फील्ड बन जाएगा एड्रेस के बाद, विच इज प्रोफाइल पिक। तो यहाँ पर जब आप डेटा सबमिट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपने जाके बताना है डॉलर img न्यू फाइल। तो आपका जो इमेज है वो अपलोड होना चाहिए अब इसके बेसिस पर। तो चलो ट्राई करके देखेंगे इस पार्ट को। इसके साथ आपने कुछ और चेंजेस करने हैं। जब भी हम लोग यहाँ से किसी इमेज को अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है एन्क्रिप्शन फॉर्म टैग के अंदर
इसका हिंट हमें क्यों नहीं आ रहा है? हमने लिखा है क्लास मेथड पोस्ट। मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। तो ध्यान रखना ये सिर्फ आपको इमेज के केस में लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। ये क्या हमारा इंक्रिप्शन। चल ट्राई करके देखना। इधर आओ, रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को, यहाँ से इसको कुछ डेटा दो। एक इमेज चूज कर लो, यहाँ पर Delhi 49 एंड सबमिट। तो क्या लिखा रहा है? यस सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा। तो डेटा बन गया हमारा। जरा बैकएंड में चेक करो कि इसकी एंट्री गई या नहीं। बन गया एंट्री। तो इमेज का नाम देख रहे हो क्या हो गया? कुछ अलग ही बन गया, है ना? तो ये काम बेसिकली आपने करना है। जैसे आप ये अपलोड करोगे, आपका नाम जो होगा वो इस तरह से इंक्रिप्टेड हो जाएगा, ठीक है? तो क्या ध्यान रखना है, जब भी हम लोग कोई फॉर्म अपलोड कराएं तो यहाँ पर आपको इंक्रिप्शन टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा ये डिफाइन करना है। और यहाँ पर ये सब चीज़ें सेट करने का हम लोगों ने क्या करा, प्रोफाइल पिक्चर का अपना फील्ड बताया आफ्टर द एड्रेस। और जब हम लोगों ने अपना डेटा सबमिट किया तो हमने यहाँ पर जाके क्या डिफाइन किया इसमें, यहाँ पर हमने फील्ड का नेम इमेज न्यू फाइल, ठीक है? और ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे ही आपका अपलोड होगा, यहाँ पर बैकएंड में इसकी एंट्री क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर, जो कि आप देख पाओगे। जो मल्टी वाला तरीका है प्रिंट में होगा सेम एज इट इज लिखना है, जो आपने इंस्क्रिप्शन लिखना है मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, हाँ वो प्री डिफाइंड है। मतलब अगर आप एक प्लेन एक्सटीएमएल फाइल बनाओगे ना, मेरे इसमें वीएस कोड में प्रॉब्लम हुई है, कुछ चीज़ें इसमें काम ही नहीं कर रही। मैं यहाँ पर एक जैसे डेमो डॉट एचटीएमएल बना देता हूँ। तो यहाँ लिखो आप एचटीएमएल फाइल, और हमने फॉर्म टैग लिया। यहाँ देख रहे हो इंक टाइप, यहाँ पर आपको मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा मिलेगा। बट ये मेरे पीएचपी में नहीं चल रहे हैं, पता नहीं क्यों क्या हुआ है, देखना पड़ेगा, कोई ये फॉल्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ जब कुछ अपलोडिंग करवाते ही एंड यूज़र से तब चाहिए, अदरवाइज नहीं लगाना है इसको, है ना? तो यही है, इसी के साथ आपका बेसिकली जो भी अपलोड करवाओ, मैंने इसलिए बोला कुछ भी अपलोड करा रहे हो, चाहे वो फाइल है, इमेज है, प्रोफाइल है, कुछ भी है, उसमें आपको लगाना ही लगाना है। क्योंकि कभी भी ओरिजिनल नेम के साथ हम लोग अपने बैकएंड में अपलोड नहीं कराते, क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं हैकर, वो आपकी फाइल का नेम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब नाम बदल जाएगा तो ढूंढ ही नहीं पाएगा बंदा, ढूंढते रहो, ठीक है? अगर नाम आपका सेम रहेगा तो वो जा सकता है आपके उस पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट तक। तो इससे क्या हुआ, MD5 लगाने से इसने इसका नाम बदल दिया। और नाम ये तभी बदलता है जब आप अपना इंक्रिप्शन नीचे ऑन करके आओगे। अगर ये नहीं लगाओगे ना तो एरर बना देगा, ये चलेगा नहीं, डेटा नहीं जाता। तो बस इतना सा चेंज किया हमने। तो देखो क्या करा, यहाँ पर ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि पोस्ट से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू पोस्ट होती है। इसके लिए क्या चलेगा, फाइल्स में फील्ड का नेम। इसके बाद हमने अपना यहाँ पर एक्सटेंशन बताना है, कौन सा एक्सटेंशन हम लोग अलाउ करें। आपको लगता है मेरे को PDF भी अपलोड करवाना है, करवा लो। तो बैकएंड में क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एंट्री। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास इमेज रिसीव हुई कि नहीं हुई। आगे अपने फोल्डर में हमने यहाँ पर पाथ रखा था ना, इसके अंदर, और $इमेज न्यू फाइल। तो जो इस इमेज न्यू फाइल के पास डेटा आएगा वो अपना इस फोल्डर के अंदर चला जाएगा, और जो मर्जी अपलोड कराते रहो उसमें जाता रहेगा। तो ये काम करना है, कर लोगे? अब बात करें इसको फ्रंट एंड पर रीड करने की, है ना? बैक एंड में तो डाल दिया, फ्रंट एंड पर रीड करना, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है।
है ना। तो रीड का हमने यहाँ पर बना रखा है, चलो निकालो इसको यहाँ पर। आगे हमारी क्वेरी, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम टीवीएल यूजर्स वेयर एडी इज, जरा व्यू करके आओ डेटा को, रीड सब कुछ आ रहा है, तो बस एक हमें फील्ड डाल देना है पिक्चर के लिए। तो यहाँ जाइए, टी एच टैग प्रोफाइल पिक्चर, इसके बाद आपको यहाँ चले जाना है और यहाँ पर जाके आपने इसको करना है क्लिक, और यहाँ पर जाके लिखेंगे आप IMG SRC। फोल्डर का नेम हमने क्या रखा है, प्रोफाइल पिक। तो प्रोफाइल पिक डिफाइन करके फिर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। इसके बाद आपने यहाँ पर जाकर डिफाइन करना है डॉलर रो प्रोफाइल पिक और स्पेस, ये सेट हो गया। इसके बाद यहाँ जाओ, वेब ब्राउज़र में रीलोड करो, इमेज आ गया अपना यहाँ पर। तभी मैंने इसका स्टाइल नहीं करा है, तो स्टाइल करोगे तो ये हो जाएगा, ताकि नीचे रेस्पॉन्सिव डिफ के अंदर डला हुआ है तो डेटा आपको इसके अंदर पूरा मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर जाके आप इसकी कस्टम अपना जाके सेट कर दो, क्या लिखेंगे, क्लास, देखो पता नहीं क्या ड्रामा कर रहा है। हाँ, तो क्लास का नेम क्या लिख दें, राउंडेड सर्कल डी ब्लॉक W25, तो पहले से थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, मतलब 1:1 नहीं है, तो इसलिए इसने क्या बनाया, ओवल बना दिया, तो राउंडेड फिल कर देना, ठीक है। तो वो इलिप्स नहीं बनाएगा, उसको तरीके से रखेगा थोड़ा। नहीं तो आप अपनी खुद की एक कस्टम क्लास बना के, वैसे बूटस्ट्रैप के अंदर भी दी हुई है, इसका मुझे देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं आ रहा नाम। गेट बूटस्ट्रैप पे जाओगे तो इसमें भी ना वो आता है, क्या करते थे अपना, ये तुम्हारा डाउट था, इमेज CSS प्रॉपर्टी लिखते थे हम लोग उसके लिए। हाँ वही, उसका मैं स्टार्टिंग का कीवर्ड बोल रहा हूँ। हो सकता है कई बार याद नहीं आता, मिल जाएगा, अभी ढूंढते हैं यहाँ पर। जस्ट सर्च करो इमेज, ऑब्जेक्ट फिट करके था शायद, है ना। हाँ, ऑब्जेक्ट फिट, यस। तो ये हमारे पास इमेज के लिए, रेस्पॉन्सिव के लिए अलग अलग कंट्रोल हैं, तो ये हमें किस तरह से डिफाइन करना है। एक क्लास वो ट्राई करेंगे, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन कंट्रोल है, अपनी पूरी इमेज के अंदर अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट फिट फिल, मतलब W25, हाँ हाँ, वो W25 लगाना, डिस्प्ले ब्लॉकर है, हटाना पड़ेगा। अब इसको आप एक कस्टम अपनी खुद की क्लास बनाओ, तब ये काम करेगा। लिखुस्ता इन, ऐसे नहीं भाई, देख क्या लिख रहा है यार। हाँ, स्टाइल पे जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे, विड्थ इज 50 px एंड हाइट इज 50 px। तो ये क्या हो गया, 1:1 हो गया ना।
अब इसको राउंडेड सर्कल करो और यहाँ पर जाके रीलोड करो, देखो हो गया ना परफेक्ट राउंड एकदम इसके अंदर। अब आपका यहाँ पर ये काम कर जाएगा, ऑब्जेक्ट फिट फिल कंटेन, ठीक है, कंटेन पूरी में जाके इसके अंदर अब काम करिए प्रॉपर्टीज। तो उसको ना बेसिकली बेस साइज आपको देना पड़ेगा तब ये चलेगी इस प्रॉपर्टी। तो इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज है। आपको कंटेन मतलब कि जो भी आपका बॉक्स होगा, अब आप देख सकते हो जैसे मेरी भी इमेज का जो साइज है कुछ ऐसा ही है ना, वर्टिकली है मतलब, है ना, तो लेफ्ट राइट उसकी खाली रहेगा यहाँ पर इधर। तो अलग अलग है, ऑब्जेक्ट फिट फिल, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट फिट स्केल डाउन, ऑब्जेक्ट फिट नन। नन कर दोगे तो इमेज एक तरह का मास्क की तरह बिहेव करेगी आपकी। अब आपको इसमें बैड नहीं दिखना चाहिए, जैसे लगा देखिए, देख रहे हो पूरी इमेज उतनी साइज की बस मास्क हो गई उसमें। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट फिट फिल, तो फिल में आपका प्रोपोर्शनेट रहेगा, पूरा आपको एरिया दिखाई देगा। ये आपने तो छोटी कैसे करेंगे? मैंने छोटी कैसे की? हाँ, मैंने फिलहाल अभी इसको इनलाइन प्रॉपर्टी दी है, बट आपको वैसे देनी है, ताकि 50% तो मतलब 50-50 मैंने इसका 1:1 कर दिया ना, इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसलिए ना CSS पे होल्ड होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बैकएंड अपना अलग काम कर रहा होगा, फ्रंट एंड पर आपको उसको हैंडल करने के लिए डेटा को CSS पर होल्ड होना बढ़िया रखना है। तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे बेसिकली ये वाला पार्ट। कहाँ गया विवेक? एंगुलर, तो इसके बैकएंड में हमने यहाँ पर क्या देखा था कि भाई जब लोग प्रोडक्ट्स में आए थे तो यहाँ पर ये देखा था आपने, कुछ फोटोग्राफ्स आ रहे थे, है ना, समझ आ गया ना कैसे डल रही है फोटोग्राफ। अब आप पूरा डिक्टो ऐसा बना सकते हो अपना खुद का, ठीक है। तो जहाँ पर ये ऐड कैटेगरी है, आपको ऐड कैटेगरी पे जाना है, चूज़ करने का इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से अपनी इमेज चूज़ कर लोगे तो वो आपको मैंने सिखाई दिया इमेज कैसे लेकर आना है। कैटेगरी का नेम क्या रखना है वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर लोगे इसके अंदर, है ना। इसको में पूछेंगे सर, जैसे ये पूरा मैं डैशबोर्ड बना के दिखाना होगा। हाँ, क्रेड के थ्रू कुछ भी बना के दिखा दो, मतलब कोई डैशबोर्ड के ऊपर जैसे लॉग, उसमें वो आपसे क्या कहेंगे, एक साइन इन साइन अप बनाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी हो जाता है काम। मतलब एक डेटा तक यूज़र ऑथेंटिकेट होके पहुँचे, टोकनाइज होके पहुँचे, डायरेक्ट ना पहुँचे। तो जैसे मान लो मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, अब फ्लिपकार्ट पर यूज़र जो है वो प्रोडक्ट ले सकता है। एक फिर उन्होंने दूसरा बना रखा है उसका, जहाँ पर सेलर जाके लिस्ट करता है, फ्रंट एंड वाले को दिखता है, यानी कि बायर को दिखता है। तो सेलर डॉट फ्लिपकार्ट अलग है। तो एक ही वेबसाइट के दो हमेशा वो रहते हैं बैकएंड, एक डिज़ाइनिंग का और एक जहाँ से पूरा का पूरा बैकएंड हैंडल होता है। अब क्लाइंट को तो नहीं पता ना कि डेटा, अब जैसे हम जैसे लोग हैं, हम तो डेटाबेस में जाके यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट करके आ सकते हैं। मैंने क्लाइंट को दे दिया, उसने पता चला गड़बड़ कर दी कुछ, वो तो कह रही अपना हो गया। जनरली हम लोग यही तो बोलते हैं, इतना बोल रहे उसके लिए तो इतना बोल रहे हैं, पूरी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी 2 मिनट में, डेटाबेस खत्म, पूरी साइट खत्म। तो कभी भी एंड यूज़र को, मतलब क्लाइंट चाहे कितना भी आपका वो, उसको कभी ये नहीं दिया जाता, ये आपके पास ही रहेगा हमेशा एक्सेस उसका। यदि आपने दिया, उसने जाके कुछ खराफात करी तो तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी और कुछ है नहीं। इसलिए क्या करते हैं ना, ई कॉमर्स वेबसाइट का बहुत जल्दी जल्दी बैकअप लिया जाता है डेटाबेसेस का, कि मान लो कि कुछ हो गया मिस हैपनिंग, जिस सर्वर से चल रहा वो सर्वर ही क्रैश कर गया, तो क्या करोगे। तो इसलिए ना क्या करती है कंपनी, क्लाउड सर्वर खरीदती है। अगर जो माइक्रोसॉफ्ट में दिक्कत थी वो क्या हुआ था? वो तो उन्होंने कुछ अपडेट निकाला था जिसकी वजह से विंडो आपका सेफ मोड में जाके फिर F8 दबा के उसको हम लोग चला रहे थे। तो पर्टिकुलर एक अपडेट में फाइल गलत आ रही थी, जिसकी वजह से सबके ब्लू स्क्रीन हो गई थी। वो उनको आया जिनके पास पेड विंडोज़ है, जिनके पास पेड विंडोज़ है ना, उन्हीं को दिक्कत आई थी वो, लाइसेंस वालों को। तो जनरली विप्रो यहाँ का माइक्रोसॉफ्ट संभालता है ना, माइक्रोसॉफ्ट का जितना पूरा इंडियन का है वो विप्रो संभालती है।
तो विप्रो वाले लोग उसी चीज़ को सॉल्व करने में लगे थे सबकी, जितनी कॉल जा रही है तो मेरा कंप्यूटर जैसे अपडेट हुआ कंप्यूटर ठप सबके। ऐसे भी इन्होंने एक नया अपडेट निकाला है iOS का। आरबीआई ने गाइडलाइन बनाई है, जितने भी पुराने फोन है ना एक्सेस के नीचे वाले, उनमें यूपीआई पेमेंट बंद कर दो। अच्छा। कि मतलब iOS 17 तक होना चाहिए, उसके नीचे किसी का नहीं चलेगी। हाँ, तो कुछ हुआ है क्या आईफोन के साथ? नहीं सर, फोन मतलब इनके पीछे वाले बेकार हो गए ना, वो लोग जिंदगी चल रहे थे, हम्म। अब उनको नए तो खरीदने पड़ेंगे। अब जैसे मेरे पास एक फोन हो रहा है जो 7 प्लस है, उसमें iOS 15 है, हम्म। पिछले दिन में बंद हो गई। अच्छा। और लिखा आ रहा है कि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि इसके नीचे वाले उसके नीचे। कुछ ना कुछ ट्रैकिंग का चक्कर होगा जिसकी वजह से आरबीआई ने बंद करवाया है, क्योंकि आज के डेट में नए फ़ोन के अंदर कुछ। एंड्रॉइड में नहीं हुआ था लेकिन ऐसे। एंड्रॉइड में तो एंड्रॉइड खुद ही सपोर्ट बंद कर देता है, जैसे बहुत सारे पुराने फ़ोन जो है ना उससे क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा, उन्होंने बंद कर दिया उसके अंदर। तो इन्होंने क्या कर दिया कि जैसे जैसे से आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे पुराना, अब जैसे विंडो 10 का क्या है ये, और ये जो अपना 2025 आएगा उसकी शायद अप्रैल में बंद कर देंगे बिल्कुल इसको, क्या? विंडो 10। नहीं आई। मतलब सपोर्ट ख़त्म, सपोर्ट जो है विंडो 10 तो इन्होंने बंद ही कर दिया है, 11 चल रहा है ना, इसका सपोर्ट भी खत्म कर देंगे। अब कल को तुम्हारी विंडो में कुछ हो जाए भाई हम जिम्मेदार नहीं है, तो जिसने पेड विंडो ले रखी है उसका क्या सीन है? उसका तो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गया ना 11 में। पेड अगर सिस्टम में इसका अपग्रेड करने में, जैसे मेरी पेड विंडो है हाँ, और तो मेरे पास सिस्टम है, अपना चेंज बेनिफिट करो, नहीं है। अपना चेंज करो। अच्छा एक चीज और, जैसे हम सिस्टम चेंज करते हैं, हाँ। ठीक है, तो जो हमारी पेड विंडो दूसरे तरह से हो जाती है। हाँ हो जाती है। हाँ, वो तो लाइसेंस होता है ना, वो तो कहीं भी लेके जा सकते हो। और जैसे क्या होता है जब आप लैपटॉप लेके आते हो कभी आपको लाइसेंस की नहीं दी जाती, जब आप लैपटॉप खरीद के लेके आते हो नया ब्रांड न्यू, तो आपकी उसमें डली तो होगी लेकिन लाइसेंस की आपको कभी नहीं मिलती, हाँ मेरे को ऐसी। है ना। लाइसेंस की के लिए आपको फिर उसका जैसे डेल का होगा या जिसका भी होगा आपको उसके कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ेगा, फिर वो लोग कुछ चार्ज करते हैं आपसे उस विंडो को देने का। तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप कुछ कमांड होती है डॉस में रन करो, उससे विंडो की निकल के आ जाती है ओरिजिनल। उसके बाद कहीं जो भी नई विंडो डालो उसमें की डालो, अपना काम चलाओ। काय को खरीदे भाई। वैसे तो विंडो खरीदा बेवकूफ़ी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 2008-10 के टाइम पर ये डिक्लेरेशन दे चुका है कि आपको खरीदी नहीं है। यार अगर उस टाइम सिस्टम का खरीद, अब वो तो आज के टाइम तो ओरिजिनल देते हैं ना, वो पैसे लगे होते हैं उसके। देखो ओरिजिनल जो तुम्हें मिलती है वो विंडो किसी काम की नहीं होती, तुम्हें मिलती है होम प्रोफेशनल, हाँ वो उसमें आज सिंगल लैंग्वेज वाली। उसमें तुम्हारे फीचर ही नहीं चलते। तुम्हें जो विंडो चाहिए प्रो, और प्रो के पैसे होते हैं 10,000 रुपये, तो उससे क्रैक करो और चलाओ उसको। क्या फीचर क्या खत्म होते हैं उसमें? आपका हार्डवेयर का सपोर्ट कम चलता है, छोटी जो ये सिंगल वाली जो होती है ना बेसिक होम प्रीमियम तक आती हैं इनके अंदर ना हार्डवेयर का एक्सेलरेशन अच्छा नहीं होता। प्रो के अंदर आपकी सारी चीज़ें बढ़िया काम करके कोर्टाना का आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे, आपके कैमरा वगैरह सारी चीज़ें सब बढ़िया से काम करते हैं उसके अंदर। तो क्या कंपनी को पता है ना, कंपनी को नुकसान है, लोग हैक वो ये क्रैक करके चलाते हैं, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। तो क्यों नहीं एक्शन भाई, उसका बेस बढ़ रहा है ना भाई। अगर ये फ्री नहीं करता माइक्रोसॉफ्ट ने इसको, तो माइक्रोसॉफ्ट को बाकी कंपनियां खत्म कर चुकी थी, एप्पल और गूगल दोनों। एप्पल अपने उसमें लगा हुआ था, तो एप्पल का तो मैकिंटोश अपना चल ही रहा है, गूगल आ गया था उसके पूरे रिप्लेसमेंट में। तो इस चक्कर में गूगल ने पूरा एंड्रॉयड मार्केट ही खा लिया। गूगल का 2008 में जब लॉन्च होने वाला था ना पूरा iOS, तो इन्होंने सॉरी ओएस, तो माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात ही एक कॉन्फ्रेंस की कि अब से विंडो फ्री है। तो गूगल के सपने धरे रह गए, तो गूगल कहता है कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उसके एंड्रॉयड बनाओ। तब बना था एंड्रॉयड इस चक्कर में, ठीक है। चल पहले भी रहा था उनका एंड्रॉयड, ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरा वो शिफ्ट ही कर दिया था। तो माइक्रोसॉफ्ट को लूमिया के साथ, मतलब लूमिया फ़ोन जितने भी आए थे उसमें विंडो के साथ आना पड़ा, उसको वही मिला कि भाई हम भी अपना मार्केट बनाते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का जो था फोरकास्ट गूगल का फेल हो गया, नहीं चले। अब ये देखो ना कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एक बंदा आता है मार्केट से उसको ख़त्म करने के लिए, जो कि किसी और ने डाला। मतलब कहने का था ये समझो आप कि प्रॉपर्टीज एडवांस, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनक्रिप्ट।
सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी डालना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ से अब जैसा सैंडिस्क की पेनड्राइव खरीद के लेके आते हैं ना, उसके अंदर फोल्डर लॉक करने का मैकेनिज्म पहले से इंस्टॉल होता है। वो जनरली हम लोग ध्यान देते नहीं है, अनइंस्टॉल कर देते हैं उसको, मतलब फॉर्मेट कर देते हैं, बट उसके अंदर वो डला हुआ आता है सैंडिस्क की पेनड्राइव के अंदर। तो यहाँ देखो ना, फोल्डर लॉक इस तरह के आपके पास। तो उससे ज़्यादा अच्छा तरीका मैं तो बताता हूँ, फोल्डर को गायब ही कर दो। जैसे ये हाँ, नहीं नहीं, ऐसे ही हिडन नहीं, सामने भी रख के हिडन कर सकते हो उसको। जैसे यहाँ पर इसका नाम ही ख़त्म कर दो, ठीक है। और यहाँ से जाके इसको प्रॉपर्टीज में चेंज आइकन में जाओ, तो देख लो लॉक भी लग गया, अपना काम भी हो गया अपना। तो जब कोई नाम ही नहीं होगा तो कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा उसका कि डेटा है कहाँ, किस ड्राइव के अंदर है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको करना ये है कि आप एक न्यू फाइल बनाओगे, ऑल्ट के साथ 9 टाइम 9 टाइप करना है, तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। जबकि बिना नाम के हम लोग कोई फोल्डर बना नहीं सकते। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे यहाँ से, आप यहाँ से ब्लैंक ट्राई करके देख लो, बनेगा नहीं, है ना। तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका फोल्डर बिना नाम का बन जाएगा। इसका यूज इसलिए बनाया कि जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग पाथ के थ्रू, रूट के थ्रू घुस जाते हैं किसी के डेटा के अंदर। जब कोई पाथ ही नहीं होगा तो घुसेगा कैसे कोई? तो ऑटोमेटिक सिक्योर हो गया। जब कोई यूआरएल ही नहीं होगा तो ये बंदा जाएगा कहाँ? तो ये एक बीच ब्रेकर है, क्योंकि जैसे आप लिखते हो ना सी ड्राइव, अब जैसे मान लो इसके अंदर कोई बंदा जाएगा तो ऊपर क्या लिखा रहा है, डी ड्राइव। बट अगर मैं किसी और फोल्डर में जाता हूँ, लाइक जैसे मैंने टेक्सचर चूज किया तो क्या लिखा रहा है, बट यहाँ पर क्या लिखा रहा है, ब्लैंक, है ना, तो कुछ है ही नहीं। तो इसके अंदर आप जो मर्जी रखो, उस तक डेटा तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। तो ये ट्राई करता है, नहीं तो लॉग के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, इस पर काम कर जाएगा, फ्री मिल जाते हैं। और एक आपका वो भी आता है, क्या कहते हैं, अगर बिनार अगर इंस्टॉल करके रखते हो ना, उससे भी लॉक लगा के रख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने इसको नेम दिया डेमो, ठीक है। तो जो भी आपका डेटा इसमें रखना है, आपने इसको क्या करना है, यहाँ से ऐड टू आर्काइव, और यहाँ पर देखोगे पर प्रोडक्शन होगा इसमें, सेट पासवर्ड, यहाँ जाके लगा दो। हाँ, और यहाँ से फाइल का नेम इनक्रिप्ट करना है, जो मर्जी करना है कर लो, और यहाँ से इसको ओके कर दो, ओके कर दो। अब जब भी कोई तुम्हें डेटा रखना हो तो बस सीधे इसको खोला और यहाँ से ड्रैग करके इसके अंदर डाल दिया। जैसे मैंने एक नया बनाया इसके अंदर, और यहाँ से तुम्हें कुछ निकालो, ड्रैग करके बाहर निकालो, 1 मिनट फाइल बाहर भी आ जाएगी तुम्हारी। मैं आपको हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये इससे भी अपना ताला लगा सकते हो अपने डेटा के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपका बढ़िया काम करेगा। जैसे ही यहाँ से इसको आप एक्सट्रैक्ट करने चलोगे, डेमो का नाम से ऑलरेडी है, यहाँ पर हटा दो, ये मैंने लगाया नहीं क्या, एक मिनट में ज़रा, प्रॉपर्टीज एड टू आर्काइव, उसके अंदर पहले कुछ रख दो, जैसे डेमो, डेमो के अंदर क्लास, और डेमो को राइट क्लिक, ऐड टू आर्काइव, सेट पासवर्ड,
लग गया लॉक, ये आ गया देखो। तो इनक्रिप्ट करना है फाइल के नेम को तब चलेगा। अब इसका तुम्हें एक फ़ायदा और बताता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास पंकज, जैसे मान लो कई बार हमें पेन ड्राइव में 32 GB की और डेटा हमारे पास 1 GB का, वो सॉरी 1 TB का डेटा है, तो वो कंप्रेस कर सकते हैं ना। कितना कंप्रेस कर लोगे? इतने 1 TB का डेटा थोड़ी ना ले जाओगे पेन ड्राइव में। तो एग्जाम्पल है, समझो कि मेरे पास 10 GB का डेटा है और मेरे को उसको लेके जाना है, लेकिन मेरे पास पेन ड्राइव में 1 GB वाली, फॉर एग्जाम्पल। तो इसके अंदर एक सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि ये डेटा को कुछ ऐसा, जैसे ये जमतारा मूवी आशीष सर ने डाउनलोड करके रखी है, कितने GB की है? 8 GB की है ना। 8 GB की खाली पिक्चर में पड़ी हुई है, शायद ज़्यादा बड़ी क्वालिटी, अच्छा वेब सीरीज इसलिए 8 GB की है ना। अब ये तुम्हें पूरा पेन ड्राइव में लेके जाना है, अब पेन ड्राइव में इतना स्पेस है नहीं, तो क्या करें, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड टू आर्काइव। अब आप यहाँ पर इसके टुकड़े कर सकते हो, ठीक है। अब जब घर पे जाके एक्सट्रैक्ट करो, सारी एक्सट्रैक्ट होकर एक बन जाएंगी फिर से। टुकड़े से मैंने फायदा क्या होगा? बताता हूँ ना। अब मान लो जैसे तुम्हारे पास स्पेस है नहीं पेन ड्राइव में, लेकिन तुम्हें फाइल लेके जानी है, तुम अब जैसे मान लो कि ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास एक विंडो का एक ISO फाइल है, स्टोरेज मेरे पास नहीं है, 2 टुकड़े तो उसके हो नहीं सकते क्योंकि आधा आज लेंगे आधा कल लेंगे। यहाँ पे क्या वेब सीरीज है, चलो आज 4 पार्ट लेंगे, कल 4 पार्ट लेंगे, कल बचे 2 पार्ट लेंगे। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि डेटा को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, वो डेटा, चलो ब्रेक से मुझे लेके जाओ। तो ये उसको अनब्रेकेबल को भी ब्रेक कर देगा, और जब आप घर जाकर उसको जोड़ोगे तो एक हो जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी आपने बोला 1 TB, हमने तो वो तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 में रख दिया, 10 में, हाँ तो उसको 10 बार में लेके जाएंगे हम क्या? नहीं 10 में ले जाओ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, घर जाके वो एक बन जाएगा डेटा अपने आप। तो ये तो वो लेके 10 बार ही जाना पड़ेगा ना। लेके 10 बार जाओगे, वो बात बिल्कुल सही है, बट जैसे मैंने आपको बोला कि 32 GB का डेटा फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, लेकिन आपके स्टोरेज 8 GB की है, लेकिन 32 GB का डेटा जो वो अलग अलग पार्ट में नहीं है, वो है एक ही। और जैसे ISO फाइल जो होती है बहुत बड़ी होती है, तो इसका तरीका क्या है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए इसका हम लोग देख लेते हैं छोटा सा डेमो। ये कितना 1.16, मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूँ, 3 पार्ट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे, ऐड टू आर्काइव, और यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, ये देख रहे हो साइज कितना रखना है, वो आप यहाँ जाके इसका सेट करके आ जाओगे। तो इसमें आप देखोगे स्प्लिट वॉल्यूम हमने दिया 500 MB, और इसकी जिप फाइल बना दो। अभी इसका जिप फाइल बनाना स्टार्ट करेगा और 2 अलग अलग बना देगा, एक 500 MB का अलग, एक 500 MB का अलग। और जब आप घर पे इसका एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये सबको रखना सब एक ही जगह, तो बना के जोड़ के फिर से एक कर देगा उसको। तो ये तब काम में आता है जब आपके पास 1 गो में डेटा ले जाने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आप टुकड़े टुकड़े करके ले गए, बाद में उसको एक कर लिया। ऑलरेडी इस तरह के पीसीस डेटा के साथ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिक्स डेटा के साथ प्रॉब्लम आती है।